हाय वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज पहले डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरीके के आए। हिस्ट्री देखो हर साल एक अच्छा रोल प्ले करता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। इस साल जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कम आए हैं। नॉर्मली क्या आता है कि 15 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 20 क्वेश्चन भी आए, जैसे 2018-19 में 20 क्वेश्चन आए। इस साल लगभग 10 क्वेश्चन ही आए हैं। द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी एंड आईआर हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। और यही देखो वो यूपीएससी में यू हम जो बोलते हैं ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए है, वही है बस इसके अंदर। बट एनीवे चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए हैं, किस लेवल के आए हैं, सॉल्व करने लायक थे या नहीं थे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए, उसको एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले अगर हम बात करें कल्चर की, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर करंट अफेयर्स, ठीक है, तो लगभग 3 क्वेश्चन वहां से आए हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन है? 2 तो देखो यूनेस्को से ही है। जिसने भी हमारी यूट्यूब पे क्लास देखी, जिसने भी यूएसपी के लेक्चर्स देखे, आई डोंट थिंक वो कोई गलती करके आने वाला है, ठीक है। बट बात करेंगे गलती हो कहाँ सकती है। एनीवे सो यूनेस्को रिलेटेड 2 क्वेश्चंस है वेरी क्लियरली डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर। 1 क्वेश्चन हैज कम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक्स। तो बुक्स पूछी गई है अबाउट आवर न्यू फॉरेन मिनिस्टर, है ना, कंटिन्यूड चल रहा है उनका पोर्टफोलियो। 1 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम मैपिंग। मैपिंग इज नॉट जस्ट लिंक्ड विद योर आईआर, इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद योर हिस्ट्री पार्ट। तो मैपिंग देखो डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अबाउट उपनिषद। उपनिषद और पुराना कौन सा पहले कंपोज हुआ? तो लिटरेचर। लिटरेचर रिमेन्स अ वेरी प्रिडोमिनेंट थीम इन आर एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट। देन एंशिएंट से क्वेश्चन विदाउट बुद्धा तो काम चलेगा ही नहीं कभी। सो दे हैव दिस टाइम अराउंड आस्क्ड अबाउट द वेरियस नेम्स और वेरियस टाइटल्स विच हैव बीन गिवन टू बुद्धा। सो दैट ऑल्सो क्वेश्चन हैज कम। देन देव आस्क्ड अबाउट प्लेराइट भाषा। दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है पिछले 4 साल में, दूसरी बार भाषा के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ओके, देन देव आस्क्ड अबाउट संघभूति। Okay, somebody who went towards China and what was his contribution, so that has also been asked. So literature remains important, कुछ भी change नहीं है उसके अंदर। Then if you see from medieval, same continuation, वही Portuguese, their relationship with the Deccan rulers, Deccan as well as the Vijayanagara। तो पूरे डेक्कन में 2 ही मेजर पावर्स थी, एक तो अपना डेक्कनी सुल्तान्स है ना, लिंक विद द बहामनी किंगडम, एंड देन वी ऑल्सो हैव द विजयनगर। तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, वही कंटिन्यूड, वही ट्रेडिंग कंपनीज वाली थीम कंटिन्यूड थी, कुछ भी चेंज नहीं है। मॉडर्न दिस टाइम अराउंड हार्डली 1 क्वेश्चन हैज कम एंड दैट टू विद रिस्पेक्ट टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रहतवारी एंड परमानेंट सेटलमेंट। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो किस तरीके के आए हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से आंसर्स देख लेते हैं, है ना, क्योंकि आप सब लोग आंसर्स जरूर देखना चाहते हो यार फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। तो एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट मोस्टली सब में आंसर लगभग ठीक बन रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरे को इस बार दिखे नहीं। सो लेट अस सी वेरी क्विकली। Consider the following properties included in the World Heritage List by the UNESCO. So here we have Shanti Niketan, Rani Ki Vav, Sacred Ensemble of the Hoysalas, and Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya. So which of the following were included in 2023? सारा गेम इंस्ट्रक्शन का है तो चारों, बट 23 में कौन कौन सी आई थी स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इसके अगर एज ऑल ऑफ अस नो, शांति निकेतन एंड द होयसला, द सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसला। होयसलास की 2 फेमस प्लेसेस हैं, बेलूर एज वेल एज द हेलबिडू। हेलबिडू को द्वार समुद्र भी बोलते हैं। सो दीज 2 आर द वन विच वर एडेड इन 2023। तो हेयर द आंसर, ओके, हेयर द आंसर इज गोइंग टू बी बी ओनली 2, ठीक है, ये आंसर रहने वाला है इस वाले क्वेश्चन में। देन सेकंड क्वेश्चन इफ वी सी अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ द यूनेस्को। सो एज ऑल ऑफ अस नो, लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था गरबा। Okay, so Garba from Gujarat, this was the latest one to be included in this. कुंभ मेला को काफ़ी टाइम हो चुका है, 7-8 साल हो चुके हैं। छाऊ डांस को भी टाइम हो चुका है, दुर्गा पूजा को भी 3-4 साल हो चुके हैं। लेटेस्ट वन इज द गरबा डांस। सो अगेन दीज आर वेरी फैक्चुअल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे डिड ट्राई टू मेक इट अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू बाय गिविंग अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, बट हेयर इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन। सो बोथ क्वेश्चन डायरेक्टली लिंक टू यूनेस्को, करंट अफेयर्स से कल्चर का डायरेक्ट लिंकेज। Third, they've asked which of the following, who is the following is the author of the books The India Way and Why Bharat Matters. As all of us know, both these books they have been published by Subramanyam Jaishankar. He is our foreign external affairs minister or foreign minister, and he is a very accomplished scholar, and that's why he always comes up with new kinds of ideas with respect to India's challenges in the external front. So these questions about India's foreign policy have been also asked as well as answered by him. और ये books हमने essay कोर्स में पढ़ाई थी कि स्पेसिफिकली व्हाट डज जयशंकर थिंक्स अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस इन टुडेज वर्ल्ड। तो देखो कहीं से भी कुछ भी कनेक्शन बन जाता है, और जो भी अच्छे से पढ़ाई करता है उसका सिलेक्शन फिर हो जाता है।
दिस क्वेश्चन इज अ बिट ऑन द डिफिकल्ट लेवल। पहले तीनों क्वेश्चन है, आई थिंक एक में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन का इशू था, बट आपको 3 में से 3 आने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इफ यू आर हैविंग लेस इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्पेसिफिक साइट, लाइक चंद्रकेतुगढ़। Chandraketugarh is a very famous terracotta site, okay, from ancient India. This is not in Odisha, this is in West Bengal. तो ये तो फिर इसके बाद कहानी ही खत्म हो गई है ना। और मेन चीज भी विच ऑफ द अबव रोज ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच। और तो यहाँ मैच सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी है, आपको स्टेट भी करनी है और डिस्क्रिप्शन भी मैच करना है। सो इन दिस केस ऑफ चंद्रकेतुगढ़, ओके, उड़ीसा एज अ डिस्क्रिप्शन इज रॉन्ग। सो हमारा काम वहीं पे फिनिश हो गया। इनाम गांव, यस, इनाम गांव इज अ वेरी प्रोमिनेंट साइट ऑफ जोरवे कल्चर। अगर आप जाते हो महाराष्ट्र की तरफ, सो महाराष्ट्र इसमें बिल्कुल करेक्ट है, एंड इट इज़ अ फेमस चलकोलिथिक साइट। सो इनाम गांव इज करेक्ट। Next we go towards, now this is difficult for GS students, it's going to be difficult. Mangadu, Mangadu is a very famous site which we read in our mapping series जो भी हम पढ़ते हैं। केरला से है, correct, it is a megalithic site, this is also correct. Next is सलीहुंदम, वेरी लेस प्रोमिनेंट साइट, बहुत प्रोमिनेंट साइट नहीं है, ज़्यादा कवर्ड भी नहीं किया जाता। सलीहुंदम, इट इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यस दिस इज करेक्ट। रॉक कट केव श्राइन, सो दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट अ रॉक कट केव श्राइन, हियर वी फाउंड बुद्धिस्ट स्तूपा। सो ऐसा रॉक कट श्राइन नहीं मिलता है, हमें स्तूपा मिलता है। एनीवे, क्वेश्चन जो ऑप्शंस ने आपके लिए लाइफ थोड़ी सी आसान कर दी। अगर आपको फोर्थ आता भी नहीं है, सेकंड और थर्ड भी आते हैं, इनामगांव एंड मनगढ़, देन यू कैन गेट द राइट आंसर। सो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी बी। I would rate it a bit difficult in comparison to the first 3, but जो अच्छा skilled है वो कर सकता है इसमें। Consider the following statement. There are no parables in the Upanishad. Parables means short stories जो बनाई जाती हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, fables, है ना। So that is yes something, तो ये आपका incorrect हो गया, because there are so many story which gives you understanding about the universe. Like उपनिषद में, हर उपनिषद में कुछ ना कुछ story है आपको कुछ idea देने के लिए। जैसे सपोज कोई भी एक sacrifice भी होगा, उसको symbolic तरीके से explain stories के थ्रू ही किया जाता है। So that is something which we need to understand, right? And Upanishad, they were composed earlier than Puranas, so that is also correct. The composition of the Upanishad, it starts around 5th century BC. तब से उनका सही से composition start हो जाता है. While Puranas, they start a bit later. That's why Upanishad, yes, they are a part of the Vedic literature, which is on the basis of chronology, comes before Puranas. So that is correct. So here answer 1 only तो वैसे ही खत्म भी हो गया, okay? Because there are stories in the Upanishad, and 2 is correct. So C भी आप हटा सकते हो। थोड़ा सा इस बार अगर हम बात करें एलिमिनेशन की, तो एलिमिनेशन इस बार चल सकता था टू सर्टेन एक्सटेंट, विच वॉज नॉट पॉसिबल इन लास्ट फ्यू ईयर्स। नाउ विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। कौन कौन से उनके टाइटल्स रहते हैं? जैसे आपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी नाम सुने होंगे। तथागत, तथागत इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर बुद्धा। Similarly, he is also known as Sakya Muni. Why? Because he belongs to the Sakya clan, right? Which is from Nepal. So naturally, it was one of the ancient republic. तो Sakya Muni तो सबके लिए आसान है। नया पुता, this is a word which is used for Mahavir. Probably not that easy for many students, right? So here the answer is going to become B, 2 and 3. So the moment you are able to understand कि भाई साक्या मुनि तो ठीक है, तो D तो आपने कैंसिल आउट कर दिया। The moment you are able to realize that the 1 is wrong, you have only one answer, and that is B, 2 and 3. So here again the role of elimination again came back. Alright, so answer here is going to become B. बहुत straightforward है। Which of the following is a work attributed to playwright भाषा? सो यहाँ पे जो उन्होंने 2 चॉइस दी थी वो बहुत सीधी थी, नाट्यशास्त्र एंड महाभाष्य। महाभाष्य इज डायरेक्टेड इनटू पतंजलि, सो वी कैन जस्ट ब्रिंग इट डाउन। नाट्यशास्त्र इट इज रिलेटेड टू भारत मुनि। तो बी और डी तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, वी वुड हैव बीन लेफ्ट विद ए एंड सी चॉइसेस, राइट। एंड इफ यू सी द केस ऑफ भाषा, भाषा इज लिंक्ड टू माध्य व्यायोग। नाउ दैट इज मैनी केसेस अ 50-50 पार्ट विच यू हैव टू डू। वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस रहेगी नहीं। तो ये बहुत ही फैक्चुअल है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि देखो लिटरेचर पे बहुत एम्फोसिस करना है इफ़ यू विश टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कॉपीड डायरेक्टली फ्रॉम उपिंदर सिंह। उपिंदर सिंह से डायरेक्टली हूबहू पेज से यूपीएससी ने इसको बनाया है। संघभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century AD, was the author of a commentary on. So naturally he was linked to
सस्तित्वाद विनया. So 3 is the answer in this case. Now this is a very factual question. You'll find it very difficult कि किसने क्या, जैसे भी ये है फर्स्ट वाला नागार्जुना ने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए specifically. If you are not having that information, that's why even in my Titan course, which is often for the prelims, जो भी बच्चा हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके लिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते, बट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. कभी कभार 50-50 करने के लिए भी आइडिया तो होना चाहिए कि हाँ नहीं यार विष्णु दिघा उससे लिंक्ड नहीं, ललित विस्तार नहीं है. ललित विस्तार टॉक्स अबाउट द कनेक्टेड स्टोरी ऑफ बुद्धा, एक बायोग्राफी की तरह है, तो उसमें कोई एक ऑथर है ही नहीं, तो डी तो आप वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हो इसके अंदर से, वो तो आंसर में आने वाला है ही नहीं. फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ नागार्जुना 2-3 बार आ चुका है, नागार्जुना नागसेना यूपीएससी में आ चुका है, किसने कौन से टेक्स्ट लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. इफ दैट इज नॉट देयर देन अगेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. देखो इस बार डायरेक्टली नाम नहीं पूछा, उनका टेक्स्ट पूछ लिया. So here the answer is going to become C. Which of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? So answer is A. Krishnadev Rai. In fact, he was having very good relationship with Albuquerque. Okay, so he was the governor general, or you can say just a person who was in command for the Portuguese. So he gave him permission, and that's why he was able to make this fort at Bhatkal. Now last year यही पूछा था गोवा किससे लिया था, वही थीम कंटिन्यू रही है. पोर्चुगीज से पता नहीं क्या प्यार आ गया है एकदम से, है ना, गोल्डन वीजा मिल गया मुझे लग रहा है किसी को. With reference to revenue collection by Cornwallis. Now here please understand the instruction. Cornwallis. Consider the following statement. Now I do not understand जब ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया, अगर कॉर्नवालिस के बारे में क्वेश्चन है, why the first statement में सीधे सबसे पहले क्या पूछा इन्होंने, अंडर द रैयतवारी सिस्टम. Now consider with reference to this, consider the following statement. अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होने के चांसेस हैं. देर आर चांसेस. अगर हम 10 क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसी एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें इंटरप्रिटेशनल इश्यूज कैन एमर्ज इन द यूपीएससी वेरी नेचुरली, बिकॉज आप ऊपर कॉर्नवालिस कर रहे हो. अंडर द रैयतवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज. देखो ऑन पेपर देर वॉज अ प्रोविजन ऑफ रेमिशन कि भाई अगर फेल हो गई तो पैसा वापस दिया जाएगा जो आपसे कलेक्ट किया गया है. हाउएवर इन प्रैक्टिस दिस इज नॉट यूज्ड टू हैपन. हवा में बातें तो बहुत होती थी लेकिन होता नहीं था. बट अब इस क्वेश्चन में अगर कॉर्नवालिस के हिसाब से पूछा है, कॉर्नवालिस केम टू इंडिया इन 1786, he went out by 1793. When he was in India, at that point of time, only one system has taken the final shape, and that system was permanent settlement. अगर हम इसको assumption को ले तो हम इस स्टेटमेंट को वैसे ही हरा सकते हैं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से. However, by 1792, we had already seen the beginning of the Rayatwari system under Alexander Reed in Bara Mahal area in the area of Madras. वहाँ स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फॉर्मल सिस्टम वो 1820 में ही जाके बनाया, उससे पहले नहीं बना वो फॉर्मल सिस्टम. अब ये बहुत ही मतलब डेप्थ की नॉलेज है जो हो सकता है कि एनसीईआरटीज़ में उतने अच्छे से ना दी गई हो. दैट्स वाई फॉर द बेनिफिट ऑफ इट, मतलब मुझे लग रहा है कि यूपीएससी शायद कॉर्नवालिस करके वैसे स्टेटमेंट उनको कैंसिल आउट कर देगी, बिकॉज इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ दे हैव आस्क्ड रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस. Second statement, under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, this concept was known as sunset law. बहुत मूवीज़ में देखा हुआ बॉलीवुड की कि 10 तारीख के शाम को 5 बजे तक अगर पैसे नहीं मिलेंगे, लगान नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इवेंचुअली आपको वहाँ से बेदखल के भगा दिया जाएगा. He would be removed from his zamindari. Yes, land could be easily auctioned under the British. That's something which was there. The second is correct. First, again, it comes under the purview of ambiguity. कि हम उस अलेक्जेंडर रीड के सिस्टम को कंसिडरेशन में लें, बिकॉज दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉर्नवालिस एंड टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग विच वाज ऑन पेपर वाज अप्लाइड ऑन द ग्राउंड. इज दैट अ रियलिटी? नाउ अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दे आर वेरी इंटरप्रिटेशनल इन नेचर, इसलिए बहुत क्लैरिटी निकल के नहीं आ रही है स्टेटमेंट के अंदर. एंड लेट अस वेट एंड वॉच, बिकॉज एवरी ईयर नाउ व्हाट इज हैपनिंग, फ्यू क्वेश्चंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी ईदर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट. अब ये उनमें से एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है हिस्ट्री में, बाकी सब में हिस्ट्री में डायरेक्टली इतना दिक्कत नहीं है. देयर इज अ डायरेक्ट डे लाइट, है ना, और आराम से ईजिली हम उसको अलग कर पा रहे हैं, कोई इतना दिक्कत आने वाला है नहीं. दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस विच वी हैव सीन फ्रॉम हिस्ट्री. Tomorrow I'm going to come up with a detailed explanation of majority of the questions. देखेंगे ट्रेंड किस लेवल का आया है, ठीक है, उसमें अच्छे से समझेंगे कि भाई कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है. इवेंचुअली देखो हर कोई चाहता है कट ऑफ जानना कि भाई मेंस की तैयारी कितने हिम्मत के साथ शुरू कर दें. बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, दिस ईयर दोज हु आर हैविंग गुड कंसेप्ट्स दे आर गोइंग टू स्कोर वेल एटलीस्ट इन पेपर 1. पेपर 2 एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग वी हैव नॉट सीन सो फार, सो नेचुरली आई कैन नॉट कमेंट अबाउट द कट ऑफ सो फार. पेपर 2 एक बार हो जाने तो तब कट ऑफ की बातें करेंगे. इफ़ आई डू इट ओनली ऑन द बेस ऑफ पेपर 1,
1, I would say for the general category, which the cutoff which was 75, it can easily move up to at least 88 to 90 figure, easily. क्यों? पेपर डूएबल था. Those who would have studied would have found it relatively easy to solve question, not like last year कि पढ़ो या ना पढ़ो बात बराबर है पेपर में. वैसी सिचुएशन इस बार क्रिएट नहीं होनी चाहिए. Those who have studied, in fact, if I say 10 questions, out of 10 questions, if those who have done our USP course would have easily been able to solve at least 8 questions. 80% का स्ट्राइक रेट तो आप लेके आ सकते थे इसके अंदर, राइट? बिकॉज कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल थे जो कि डायरेक्टली क्लास में डिस्कस हुए थे. सो I would not like to comment at this point कि आपके कितने कर पाए नहीं कर पाए. Let us not go into that because all of you have worked hard. So this is the time to just be very careful, okay? And आराम से अपना शांति से पेपर को देखो और जो भी आगे डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ये क्लियर होने के चांसेस हैं या फिर हो सकता है इस साल ना हो, you're giving your first attempt. So don't lose hope. होप हमेशा रहना चाहिए. एग्ज़ाम में टाइम लग जाता है. आई ऑल्सो टुक रफली 3 years टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. सो इन सम केसेस बिकॉज आउट ऑफ हुएवर इज़ अप्लाइंग 10 to 12 लाख पीपल जो अप्लाई कर रहे हैं, हार्डली लास्ट में पास तो वही 10 से 12 हज़ार को ही होना है. तो कुछ लोगों का जो रहेगा उन्होंने हार्ड वर्क किया होगा. बट लेट अस होप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोज ऑफ यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, आप सबको अच्छा रिजल्ट मिले. ठीक है. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. द डिटेल एक्सप्लेनेशन इज गोइंग टू कम टुमारो एंड वी आर गोइंग टू ऑल्सो कम अप विद एटलीस्ट अ सॉर्ट ऑफ आंसर की. बट उसमें हमेशा हम लिखेंगे कि भाई इंडिकेटिव इन नेचर है. यहाँ भी अगर हमें किसी का आंसर अगर चेंज करना होगा तो वी आर अलाउड टू डू सो. बिकॉज एकदम से जब हम क्वेश्चन देखते हैं जो चीज़ हमें स्ट्राइक करती है, थोड़ा सा हम हल्का सा रिसर्च भी करते हैं बिकॉज एक आधे ऑप्शन को, बिकॉज हमें देखने में थोड़ा सा यहाँ श्योरिटी बना के बच्चों को बताना चाहिए. बट इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ मिस्टेक वी आर गोइंग टू रेक्टिफाइड इट. फॉर दैट आई एम सॉरी. अभी से ही आपको बोल देता हूँ. ठीक है ना. सो just if some question you think your answer is correct, it may be so. दिल छोटा नहीं करना है at this point of time. So all the very best and I'll see you soon.